हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर डे ऑफ स्प्रिंग गुड सीरीज। आज का टॉपिक ऑफ द डे है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिगनर और प्रोफेशनल एप्लीकेशन में यही डिफरेंस आता है कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं। एक बिगनर एप्लीकेशन में ये चीजें काफी बिगनर तरीके से हैंडल की जाती है। जैसे अभी हमारा जो करंट एप्लीकेशन है उसमें हम देखेंगे कि हम अभी कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं और एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग करता है। यही डिफरेंस लाता है कि हमारा एप्लीकेशन प्रोफेशनल है या बिगनर है। तो इसको समझने से पहले देखते हैं अपना करंट एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम देखें तो हमारा करंट एप्लीकेशन में जो है वो उसमें हम अभी कर क्या रहे हैं। अगर मुझे किसी स्टूडेंट को फेच करना है जिसकी कोई स्पेसिफिक आईडी हम दे रहे हैं और उसको हमें फेच करना है, गेट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसका करंट फ्लो क्या है, उसको पाथ वेरिएबल से भेज रहे हैं। और वो आईडी हम किसको पास कर रहे हैं, सर्विस लेयर को पास कर रहे हैं। सर्विस लेयर रेपोजिटरी लेयर को पास करती है और रेपोजिटरी लेयर डेटाबेस से वो आईडी को फाइंड आउट करती है। आईडी मिल जाती है तो स्टूडेंट हमें क्या रिटर्न करता है, हाँ, स्टूडेंट रिटर्न करता है। सॉरी, सर्विस लेयर हमें स्टूडेंट रिटर्न करता है, अदरवाइज नल रिटर्न करता है। अब हम इसे हैंडल कैसे कर, नहीं मिला तो हमने स्टूडेंट इक्वल टू नल और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज करके एक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स एचटीटीपी रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहे हैं और इसको सेंड कर रहे हैं कि स्टूडेंट नोट फाउंड एंड अदरवाइज वी आर रिटर्निंग स्टूडेंट। तो यहाँ पे अभी के लिए तो ठीक है क्योंकि ये एक सिंपल एप्लीकेशन है जिसमें हमारा जो कंट्रोलर है उसका काम बस मतलब ज्यादा हमने लॉजिक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन एक बड़े एप्लीकेशन में, रियल एप्लीकेशन में कंट्रोलर को काफी चीजें काफी लॉजिक परफॉर्म करना होगा। उस केस में ये बार बार ये लिखना ये काफी रिपीटेटिव हो जाता है कि अगर स्टूडेंट नहीं मिल रहा है तो हम ये कोड लिख रहे हैं और ऐसा कोड, ये लॉजिक हम और भी बहुत सारे मेथड्स में लिखेंगे, कंट्रोलर के मेथड्स में लिखेंगे। तो हाँ, स्टूडेंट नहीं मिल रहा, हम ये सेम रिपीटेटिव कोड सारे कंट्रोलर मेथड में हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अगर मैंने कुछ ऐसा मेथड है मेरा, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, अपडेट स्टूडेंट बाय आईडी, अगर ये सारे मेथड्स है, डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी, तो हम साथ सबसे पहला बेस क्या है कि हम पहले उस स्टूडेंट को डेटाबेस से फाइंड आउट करें, है ना। और अगर नहीं मिल रहा है तो ये वाला जो एज इट इज ये कोड हमें सारे मेथड्स में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें सेम एरर लॉजिक सारे मेथड्स में रिपीटेटिव लिखना पड़ रहा है, जो कि एक अच्छा डिजाइन पैटर्न नहीं है। हमें पता है कि जावा में एक अच्छे एप्लीकेशन में हम कभी भी कोई भी लॉजिक रिपीटेटिवली नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम तो यही आ रही है कि अगर ये सारे मेथड्स यूज कर रही है आईडी कुछ समथिंग लाइक दिस, तो सब में सेम जो हमारा एरर हैंडलिंग है वो सेम कोड सारे में हमें लिखना पड़ रहा है। दूसरी क्या आ रही है, इनकंसिस्टेंट एरर रिस्पॉन्स। हमारे अभी करंट एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्या है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको काफी मीनिंगफुल तरीके से हैंडल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल टू नल, हमने डायरेक्ट नल रिटर्न कर दिया। यहाँ कहीं भी कोई मीनिंगफुल आंसर नहीं है कि नल का मतलब क्या है, मतलब कंट्रोलर नल से क्या समझे। उसने यहाँ पे तो अपने ऐसे अपने खुद से सोच के लिख दिया कि नल मतलब स्टूडेंट नॉट फाउंड। लेकिन यहाँ पे नल का क्या मतलब, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, रिसोर्स नॉट फाउंड, अदरवाइज या फिर क्या हो सकता है वो आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर कुछ और एरर होगा कि जो उसने स्टूडेंट भेजा है वो बैड टाइप का है तो इसलिए हमें मिला ही नहीं। तो ये सारी चीजें मतलब यहाँ पे हम अच्छे से मीनिंगफुल तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं। और इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स, एरर रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि हर बार रैंडम रिस्पॉन्स मिल रहा है, कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर और मीनिंगफुल रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते हैं तो स्प्रिंग एक डिफॉल्ट, फिर स्प्रिंग क्या करता है, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करता है और वो एक जेनरिक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, जो कि ज्यादा मीनिंगफुल नहीं रहता और समझ नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता है कि हमें क्या मिल रहा होता है, 500 इंटरनल सर्वर करके कुछ एरर आता है जो कि स्प्रिंग हमें रिटर्न करता है अगर कहीं भी एक्सेप्शन कर होता है तो अगेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हम अच्छे से सर्वर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है एरर को, और क्लाइंट को पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल एरर क्या आ रही है। हमने
अभी देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, लेकिन समझ आएगा कि पहली प्रॉब्लम तो है कि रिपीटेटिव एरर लॉजिक लिखना पड़ रहा है हर मेथड्स में, जहाँ पे अगर ऐसा कोई लॉजिक हो रहा है तो, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट एरर रिस्पॉन्स आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अगर प्रॉब्लम है व्हाट हैपेंड व्हेन एक्सेप्शन अकर इन स्प्रिंग बोट। फर्स्ट कंडीशन मान कि हमने एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रखी है। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट हमने क्या किया, स्टूडेंट डेटा रेपो से फेच किया है, रेपो डॉट गेट, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, रेपो डॉट गेट स्टूडेंट बाय आईडी, गेट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, और ये हमें कुछ क्या रिटर्न करता है, हाँ, ये हमें एक ऑप्शन रिटर्न करेगा, हम डायरेक्ट यहीं से रिटर्न कर दे गेट, है ना। इस केस में क्या होगा, अगर बाई चांस जो आईडी हम फाइंड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आओ, मैं टू फाइंड करना चाहती हूँ और टू का आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, ये हमें एक नल एम्प्टी ऑप्शनल प्रोवाइड करेगा। एम्प्टी ऑप्शनल से गेट कर रहे हैं जो कि हमें एक एरर देगा, और इस एरर को हम कहीं हैंडल नहीं कर रहे, डायरेक्ट मैं क्या कर दे रही हूँ, जो भी मुझे सर्विस, इस सर्विस लेयर में मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट मैं यहीं से रिटर्न कर दे रही हूँ। अब इसे हैंडल कौन करेगा, ठीक है, तो इसको हैंडल कौन करेगा, इसको थोड़ा मैं सही से यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर मैं ऐसे कुछ रिटर्न कर देती हूँ, तो ये सर्विस लेयर पे हमने ये लिखा, ये डायरेक्ट, अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल हैंडलिंग नहीं हुई है, तो ये डायरेक्ट कंट्रोलर लेयर पे जाएगा। कंट्रोलर लेयर पे भी अगर कोई अगर हमने हैंडल नहीं किया होगा, तो ये डायरेक्ट चला जाएगा हमारे क्लाइंट के पास। लेकिन अगेन हम डायरेक्ट यहाँ पे फिर क्योंकि हमने इसको से हैंडल नहीं किया है, तो फिर यहाँ पे स्प्रिंग आता है, और फिर से स्प्रिंग अपने तरीके से जेनरिक तरीके से हैंडल करेगा। और हो सकता है कि वो कुछ भी एक 500 इंटरनल एरर करके या फिर बैड रिक्वेस्ट, कुछ भी रैंडम इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे अगेन क्लाइंट को समझ नहीं आ रहा कि एरर मिल क्या रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आई कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यही एग्जांपल दे रखा है कि क्या होगा अगर एक एरर अकर करेगा स्प्रिंग बूट में। फॉर एग्जांपल कुछ मैं ऐसा कर रही हूँ, स्प्रिंग रिपोजिटरी से कोई आईडी फाइंड करना चाहती हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती, और जो कि ऑप्शन रिटर्न कर रहा है, और उससे मैं गेट कर दे रही हूँ, डायरेक्ट रिटर्न कर दे रही हूँ इस चीज को, तो इसको हैंडल कौन करेगा, हमारा स्प्रिंग बूट हैंडल करेगा, क्योंकि इस केस में हमने हैंडल नहीं कर रखा है। तो स्प्रिंग बूट क्या देता है, डिफॉल्ट एरर हैंडलिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है, कुछ भी अगर एरर आता है तो हमें ये मिलता है जिसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये इंटरनल एरर कैसे आ रहा है। जैसे कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है, एक अच्छा एपीआई क्या होना चाहिए था, ये बताए कि जो आईडी हम फेच करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती है, समथिंग लाइक दिस। एरर कोड क्या होना चाहिए था, 404 नोट काउंट करके, ऐसी चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन जो हमारे स्प्रिंग ने हैंडल करी है, डिफॉल्ट एरर जो दी है हमें, वो कुछ ऐसा है, काफी जेनरिक है, जो कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम है। ऑल हमारे एक स्प्रिंग हमें ये प्रोवाइड करता है, समथिंग लाइक दिस, स्प्रिंग डॉट वेब डॉट इंक्लूड, सॉरी, वेब एरर डॉट इंक्लूड, इंक्लूड इंक्लूड एरर समथिंग ऑलवेज, ऐसे करके ये हमें कोड प्रोवाइड करता है। अगर ये हम अपने जैसा एप्लीकेशन एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में अगर हम ये लिख देते हैं, तो ये क्या, ये इसका मतलब क्या है, एक्चुअली एरर क्या आ रही है। अभी के लिए क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए हमारा जो स्प्रिंग होता है, ये हमें डिफॉल्ट एरर देता है, ये हमारे एग्जैक्ट एरर को नहीं बताता है, क्योंकि अगेन वही कि इंटरनल टेक्नोलॉजीज को वो आउटर वर्ल्ड को एक्सपोज नहीं करना चाहता है। अगर इस पर्पज से हमारा जो स्प्रिंग बूट होता है, वो हाँ बिल्कुल थोड़ा जेनरिक एरर रिटर्न करता है। अगर हमें चाहिए बट डेवलपमेंट के टाइम में या फिर टेस्टिंग के टाइम में अगर हमें देखना है, तो हम ये कोड लिख सकते हैं अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, एग्जैक्ट एरर शो कर सकते हैं। अभी वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए हमें ये एरर प्रोवाइड करते हैं। अगेन ये हम नहीं करना चाहिए, चलो ये डेवलपमेंट के टाइम के लिए सही है, लेकिन प्रोडक्शन में ये चीज ये सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे इंटरनल आर्किटेक्चर को एक्सपोज करती है, जो हम नहीं चाहते हैं। एक प्रोफेशनल मीनिंगफुल अगर रिटर्न करना चाहते हैं विदाउट एक्सपोजिंग इंटरनल आर्किटेक्चर। अब हम थोड़ा समझते हैं कि कितने तरह के एसटीटीपी स्टेटस कोड होता है, उनकी मीनिंग क्या होती है, ताकि हम जब अपना एक्सेप्शनल हैंडलिंग करें तो हम बेटर तरीके से अपना स्टेटस कोड रिटर्न कर पाए। ठीक, तो
इसमें क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 100 कुछ भी जो 1 की लाइन में होता है, 1xx करके, उसका मतलब होता है ये इंफॉर्मेशनल मैसेज देता है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड कि डेटाबेस क्रिएट हो गया है या फिर कुछ भी समथिंग इंफॉर्मेशनल, 200 रिस्पॉन्स का देता है, सक्सेस का रिस्पॉन्स देता है। अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं, कुछ भी, अगर क्लाइंट सेंड कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और वो सही से काम कर गया, तो उस केस में हम 200 कैटेगरी का एचटीटीपी स्टेटस को रिटर्न करते हैं। 300 का मतलब क्या होता है, रिडायरेक्शन, कि 400 मतलब क्लाइंट एरर एंड 500 मतलब सर्वर एरर। तो ये सारी चीजें ये स्टेटस को मतलब इससे समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो मेन यूजफुल होता है, एक तो आप 200 की लाइन को देखते हैं, 400 और 500। 200 ये बताता है कि जो रिक्वेस्ट भेज रही है वो सक्सेसफुल रही या नहीं रही, डेटा क्रिएट हुआ, डेटा फेच हुआ या नहीं। 400 ये बताता है कि जो हमारा रिक्वेस्ट था सही था या नहीं था, मतलब वो रिक्वेस्ट मिला या नहीं मिला, या फिर हमने कुछ गलत बैड रिक्वेस्ट तो नहीं भेजी है। तो वो सारी चीजें क्लाइंट एरर बताता है कि क्लाइंट ने तो कुछ गलती नहीं कर दी। और 500 सर्वर एरर बताता है, ये हमसे मतलब क्लाइंट की तरफ से प्रॉब्लम नहीं होता है, ये सर्वर की प्रॉब्लम होती है कि वो अभी सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है, कुछ कॉमन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो स्टेटस कोड है, ये कुछ ये है। तो ये सारा कुछ कॉमन एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्टेटस कोड है। इनकी मीनिंग समझ आ रही है कि कौन से कब सिचुएशन में यूज करते हैं। 200 में कभी यूज करते हैं जब न्यू रिसोर्स क्रिएट होता है। 400 ये नो कंटेंट वाला कभी यूज करते हैं जब डिलीट सक्सेसफुल विथ नो बॉडी। ठीक समझ आ गई कि 204 हम तभी यूज करते हैं जब कुछ डिलीट कर रहे होते हैं और वो सही से डिलीट हो जाता है, तो उस केस में हम लिख देते हैं। क्योंकि अगर हम डिलीट कर रहे हैं, कोई अगर डिलीट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और हम डिलीट करके और 400 ओके लिखे, तो ये इतना मीनिंगफुल आंसर नहीं है कि फॉर 200 ओके तो हम तब लिखते हैं जब हम कुछ चीज फेच कर लिए होते हैं या फिर अच्छे से प्रोसेस कर लिए होते हैं। तो 201 तो तब ज्यादा मीनिंगफुल है जब कोई रिसोर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर डिलीट किया तो उस केस में हमें यूजर को ये बताना है कि हमने उसे डिलीट कर दिया है ना। उस केस में हमें 204 रिक्वेस्ट भेजते हैं, स्टेटस पर भेजना चाहिए, जो कि बताता है कि डिलीट सक्सेसफुल, ये हमने जो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी हमने उसे डिलीट कर दी। 400 बैच रिक्वेस्ट भेजते हैं अगर हम कुछ जेसन भेज रहे हैं और वो सही फॉर्मेट में नहीं है या फिर कुछ मिसिंग है, तो उस केस में हम 400 रिटर्न करते हैं। 404 अगर जो आईडी या फिर कुछ जो हम ढूंढ रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। 409 कुछ कॉन्फ्लिक्ट के केसेस, अगर डुप्लीकेट ईमेल भेज रहे हैं यूजर नेम, इन सब केसेस में हम 409 रिटर्न करते हैं। 500 अनएक्सपेक्टेड बैकएंड फेलियर होता है। जो करंट CRUD एप्लीकेशन है उसमें हमने वैलिडेशन लगाई है और उन सारे वैलिडेशन पे हमने लिख रखा है, मतलब कि अगर नेम नहीं है तो एरर रिटर्न कर दो कि नेम मस्ट बी ऑफ दिस लेंथ, नॉट ब्लैंक। कुछ ईमेल है तो हम ईमेल का वैलिडेशन लगा रखे हैं, लेकिन उसको हैंडल कौन कर रहा है, उसको हमारा स्प्रिंग बूट हैंडल कर रहा है। और अगेन स्प्रिंग बूट क्या देता है, जेनरिक रिस्पॉन्स देता है, तो डायरेक्ट क्या हर बार रिटर्न कर दे रहा है, 500 सर्वर एरर करके रिटर्न कर दे रहा है। अगर मैं दिखाऊं, तो अगर मैं अपने एप्लीकेशन में चलती हूँ, यहाँ पे आते हैं, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो अगर मुझे कुछ क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट स्टूडेंट, और उसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पे हमने वैलिड लगा रखा है कि स्टूडेंट क्रिएट करने से पहले सारे वैलिडेशन चेक कर लो, जो भी स्टूडेंट डेटा भेज रहे हैं वो क्या होने चाहिए, नेम। यहाँ पे तो हमने लगा रखा था सारे चेक्स, वो कि नेम जो होना चाहिए नॉट ब्लैंक होना चाहिए, साइज मिनिमम 3 और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। ये जो हमारा रोल नंबर है वो 1 से लेकर 1000 के बीच में होना चाहिए, अनऑप्शनल होना चाहिए। ईमेल, ये सारे वैलिडेशन चेक होंगे जब भी आप जब भी यूजर कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, तो पहले वैलिडेशन चेक होंगे। तो इससे कौन हैंडल करेगा, स्प्रिंग बूट हैंडल करेगा, क्योंकि हमने इसके लिए कोई अलग से कोड नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे चलो क्रिएट स्टूडेंट पे, अगर वो स्टूडेंट क्रिएट कर पा रहा है तो हम सक्सेसफुल स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली लिख दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ कुछ ऐसा रिक्वेस्ट है, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने सेम ईमेल पास किया, जो कि ऑलरेडी किसी स्टूडेंट ने यूज कर रखा है और वो डेटाबेस में एग्जिस्ट भी करता है, और कोई दूसरा स्टूडेंट आ रहा है उसने भी वही सेम ईमेल हमें सेंड किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो अगर मैं कोई क्रिएट स्टूडेंट का भेजती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने नेम एबीसी का स्टूडेंट क्रिएट करना चाहती हूँ और इसका ईमेल नियर रहने देती हूँ, और इसको अगर मैं सेंड करती हूँ, तो देखो स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं ईमेल सेम रहने देती हूँ, बस नेम चेंज कर देती हूँ, अब मैं XYZ कर देती हूँ।
और इसको मैं क्रिएट करती हूँ। अभी क्या हमारा करंट एप्लीकेशन इसे भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट वाला केस हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो अगर मुझे हैंडल करना होगा तो कैसे करके मैं कंट्रोलर पे चलते हैं अपने। कंट्रोलर पे अगर मुझे हैंडल करना होगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगी? कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट रिक्वेस्ट जीटीओ आ रहा है, तो उसको सबसे पहले मैं डेटाबेस से चेक करूंगी कि ये क्या ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे वो सर्विस लेयर का काम रहेगा डेटाबेस से चेक करने का, और सर्विस लेयर फिर आगे रिपोजिटरी को पास कर देगा। इस केस में क्या करेगा, ये ऐसे पूछेगा इज एग्जिस्ट बाय ईमेल ईमेल, और ऐसे करके हम स्टूडेंट रिक्वेस्ट का डॉट गेट ईमेल, सॉरी स्टूडेंट एसटी रिक्वेस्ट डॉट गेट ईमेल। अगर मैं कुछ ऐसा सेंड करती हूँ, अगर ये मुझे रिटर्न करता है ट्रू, मतलब ये स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में मैं क्या सेंड कर दूंगी, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स एंटिटी यूज करके डॉट ऑलरेडी, मतलब डुप्लीकेट करके कुछ ऐसा करके रिस्पॉन्स, मुझे क्या रिटर्न, इस केस में मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस कोड लिखते हैं, स्टेटस 409। ठीक, तो हम उसमें ऐसा रिटर्न कर सकते हैं कि स्टेटस पर 409 कॉन्फ्लिक्ट के केस में रिटर्न कर सकते हैं। तो मुझे ये चीजें कहाँ हैंडल करनी पड़ेगी, अपने कंट्रोलर में हैंडल करनी पड़ेगी। लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऐसी तो बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे जिससे मुझे बारी बारी से ऐसे हैंडल करना पड़ेगा। अभी मैंने ईमेल का चेक किया, हो सकता है इससे पहले मैं कैसे चेक करूँ, हाँ ईमेल के बाद मैं नेम का चेक करूँ कि नेम का लेंथ सही है कि नहीं है, या फिर वो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती, फोन नंबर एग्जिस्ट तो नहीं करता है। ये सारी चीजें मुझे कंट्रोलर में चेक करनी पड़ेगी। और ये अगर ऐसे बहुत सारे चेक्स लगाऊंगा तो मेरा कंट्रोलर क्या हो जाएगा, काफी बल्कि हो जाएगा और काफी मैसी भी हो जाएगा। और कंट्रोलर का ये काम भी नहीं है। हमारे हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, उसमें हमने देखा था कि सारे लेयर्स का एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और सिर्फ उन्हें वही करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा कंट्रोलर लेयर का जो काम है, उसका काम क्या है, कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो उसको वो मैप करे हमारे जावा के ऑब्जेक्ट पे, और उसको पास कर दे, हमारे सर्विस लेयर को पास कर दे। सर्विस लेयर का काम होता है सारे प्रोसेसिंग का, एक्सेप्शन हैंडलिंग का, लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, सारी चीजें हमारे सर्विस लेयर हैंडल करती है। हमारे का सिर्फ काम ये होता है रिक्वेस्ट रिसीव करना, उसको सर्विस लेयर को पास करना, जो भी चीजें हो रही है उसको एज इट इज रिटर्न कर देना। इसमें काम नहीं होना चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का। लेकिन अगेन अभी हमारा जो करंट फ्लो है उसमें हमें यहाँ पे हैंडल करना पड़ रहा है। एक प्रॉब्लम तो ये समझ आ रही है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं और यहाँ पे दिखाऊं, तो एक प्रॉब्लम तो ये आ रही है, और हमने देखा कि अगर हम एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते तो वो हमारे लिए कौन करता है, हमारा स्प्रिंग करता है, जो कि सही से काफी अच्छा फ्लो नहीं रहता। ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग में अभी समझते बाद में। तो एक ये प्रॉब्लम समझ आ रही है, और मैं एक चीज और करके दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे चलूं और मैं कोई स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, अभी का वो सभी का फ्लोज देखते हैं कि हमारे अभी करंट एप्लीकेशन में कौन कौन सा फ्लोज है, ताकि हम उसको हैंडल कर सकें। अभी अगर मैं कुछ गेट करना चाहती हूँ, गेट कैसे हो रहा है, एक आईडी दे रही हूँ मैं, और आईडी को फेच कर रहा है, मैं सर्विस में चलती हूँ, सर्विस उसे कैसे हैंडल कर, अगर वो सबसे पहले जाता है रेपो में, ढूंढता है रेपोजिटरी में, अगर उसे वो आईडी का स्टूडेंट मिलता है तो ठीक है, स्टूडेंट मिल जाएगा। अदरवाइज वो वहीं से क्या रिटर्न कर देते हैं, एल्स थ्रो न्यू एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन, हम कुछ ऐसे कुछ करके रिटर्न कर देते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन कौन हैंडल करेगा, क्योंकि हम कहीं हैंडल नहीं कर रहे अच्छे से, प्रॉपर रिस्पॉन्स बॉडी नहीं बना रहे, कुछ मीनिंगफुल एपीआई नहीं दिख रहे, तो इस केस में कौन ये हैंडल करेगा, ये हमारा स्प्रिंग हैंडल करेगा। ये देखेगा कि अच्छा ठीक है ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो डायरेक्टली थ्रू कर देगा एरर, और अगेन ये काफी जेनरिक एरर देगा, हाँ 500 इंटरनल एरर करके, या फिर समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसे दिखाऊं, अगर मैं कुछ गेट करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा स्टूडेंट गेट करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल 55 रोल नंबर को मैं गेट करना चाहते हैं, इस केस में हमें क्या मिलेगा, तो देखो मुझे कितना जेनरिक आंसर मिल रहा है। मुझे वही टाइम स्टैम्प दिख रहा हुआ कुछ दिख रहा है, स्टेटस 500, जो कि 500 एरर नहीं है, कोई इंटरनल एरर नहीं है। यहाँ पे एरर क्या है कि हमें स्टूडेंट 55 फोन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो प्रॉपर मैसेज क्या भेजना चाहिए था कि फोन नंबर
जो आपका डू नॉट एग्जिस्ट 400 फॉर का स्टेटस को रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन इस केस में हमें काफी जेनरिक रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो कि इससे वो समझ नहीं आ रहा है। और अगेन मैंने यहाँ पे बताया था कि डेवलपमेंट टाइप में हम एक ये चीजें यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग वेब एरर इंक्लूड मैसेज करके ऑलवेज। अगर मैं ये ऐड कर दूं तो ये क्या हेल्प करेगा, ये अब मुझे थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स देगा। तो अगर मैं इसको यूज करके वापस इसे रीरन करती हूँ, अब जो मेरा स्प्रिंग देगा तो वो थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स देगा अगेन, लेकिन ये यूजफुल नहीं है। अभी देखेंगे कैसे क्या हो। मतलब ये डेवलपमेंट के टाइम यूजफुल है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए ये आइडियल तरीका नहीं है अगर मैं इसे रन करती हूँ। और अगेन मैंने यहाँ पे बताया था कि डेवलपमेंट टाइप में हम एक ये चीजें यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग वेब एरर इंक्लूड मैसेज करके ऑलवेज। अगर मैं ये ऐड कर दूं तो ये क्या हेल्प करेगा, ये अब मुझे थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स देगा। तो अगर मैं इसको यूज करके वापस इसे रीरन करती हूँ, अब जो मेरा स्प्रिंग देगा तो वो थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स देगा अगेन, लेकिन ये यूजफुल नहीं है। अभी देखेंगे कैसे क्या हो। मतलब ये डेवलपमेंट के टाइम यूजफुल है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए ये आइडियल तरीका नहीं है अगर मैं इसे रन करती हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है कि कैन नॉट फाइंड स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे लिख रखा था। कैन नॉट फाइंड स्टूडेंट, क्योंकि हमने अब वो उसे इनेबल कर दिया है कि तुम मैसेज दिखा सकते हो जो भी एरर आ रहा है, लेकिन हम प्रोडक्शन में इसे यूज नहीं करते क्योंकि हमारे इंटरनल आर्किटेक्चर को एक्सपोज करता है। ये हमें बता रहा है कि अच्छा इसने कुछ ऐसा हैंडल कर रखा। ओके, तो अभी हमने देखा कि हमारे जो करंट एप्लीकेशन में कितने सारे फ्लोज है, मतलब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग सही से नहीं कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी इस एरर भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्टूडेंट क्रिएट करती हूँ, क्रिएट क्रिएट, और अगर मैं जैसा अभी हमने चेक लगा रखा है वैलिडेशन चेक की, एरर मतलब नेम मस्ट बी ग्रेटर देन 3, और 3 से ज्यादा कैरेक्टर के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 2 कैरेक्टर भेजती हूँ और इसको अगर मैं क्रिएट करना चाहूंगी पोस्ट, तो देखना प्रॉब्लम क्या आएगी। ऑल्दो ये एरर रिटर्न कर देगा डायरेक्ट, लेकिन ये कुछ काफी किस टाइप का एरर रिटर्न कर रहा है, 400 बैड रिक्वेस्ट की बैड रिक्वेस्ट है और वैलिडेशन। देखो यहाँ पे हमारा क्या प्रॉब्लम है, ये हमारी इंटरनल टेक्नोलॉजीज को एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि हमने क्या इनेबल कर रखा है, हमने ये मेथड लिख रखा है। तो इसमें ये हमें बता रहा है कि हमारा जो वैलिडेशन फेल्ड फॉर ऑब्जेक्ट, ये देखो हमारे हर चीज को बता रहा है कि हम क्या क्या एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट डीटीओ यूज करते हैं, जिसमें ये हमने कोई वैलिडेशन लगा रखी होगी जो कि फेल हो रहा है ना। तो क्योंकि हमने इसे ऑन कर रखा है, इसलिए ये हमें काफी ज्यादा डिटेल में मैसेज दे रहा है, जो कि इतना डिटेल में भी नहीं देना था इससे, क्योंकि ये हमारे इंटरनल आर्किटेक्चर को एक्सपोज कर रहा है कि हम कुछ स्टूडेंट रिक्वेस्ट डीटीओ यूज करते होंगे और वहां पे कुछ वैलिडेशन चेक करते होंगे, वो फेल हो जा रहे हैं, है ना। लेकिन हमें क्लाइंट को नहीं बताना कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, हमें क्या एक आइडियल एपीआई क्या होनी चाहिए थी। हाँ, प्रॉपर स्टेटस कोड होना चाहिए था, एरर में बैड रिक्वेस्ट, और मैसेज में होना चाहिए था कि नेम मस्ट बी ग्रेटर देन 3। बस इतना बता दो कि तुम जो नेम भेज रहे हो वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है, कि सिर्फ 2 लेटर का भेज रही, मिनिमम 3 लेटर का नेम रिक्वायर्ड है ना। वो मतलब वैलिड है, लेकिन हम यहाँ पे पूरा आर्किटेक्चर दिखाते हुए बोल रहे हैं कि वैलिडेशन, तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। क्योंकि इसे कौन हैंडल कर रहा है, स्प्रिंग हैंडल कर रहा है। अगर मैं इसे ये भी हटा दूं फॉर एग्जाम्पल, चलो ठीक है, ये तो हम डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसे हटा दूं और वापस इसे रीरन करूं, अब देखना, अब तो और बहुत जेनरिक रिस्पॉन्स देगा और समझ ही नहीं आएगा कि एरर हो क्या रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे आऊं और मैं वापस से इसको सेंड करूंगी, तो देखना अब और भी ज्यादा जेनरिक रिस्पॉन्स दे रहा है। बैड रिक्वेस्ट तो है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्या मतलब कौन से लाइन में, नेम तो मैं भेज ही रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्स वाई अपना नाम भेजना है, लेकिन ये बार बार मुझे बोल दे रहा है बैड रिक्वेस्ट है, लेकिन रीजन ही बता रहा है क्यों बैड रिक्वेस्ट है। मैं नंबर ज्यादा बड़ा भेज रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1000 से ज्यादा का रोल नंबर भेजूं, मैंने चेक लगा रखा कि रोल नंबर 1000 के अंदर में होना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसमें भेजूं, इस केस में भी मुझे सेम ही रिक्वेस्ट दे रहा है। अगर मैं ईमेल ना भी भेजूं तो भी मुझे सेम ही रिस्पॉन्स मिलेगा। इससे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी प्रॉब्लम किसमें, नेम में प्रॉब्लम है, रोल नंबर में प्रॉब्लम है, ईमेल में प्रॉब्लम है, अभी तो सब में ही है। लेकिन अगर एक में भी प्रॉब्लम आ रही है तब भी, तो मुझे सही से मेरा सर्वर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्लाइंट को कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जेनरिक रिस्पॉन्स दे रहा है। और कुछ केसेस में जहां पे हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, वहां पे
भी हमें काफी जेनरिक रिस्पॉन्स मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा था, ये कैनॉट फाइंड स्टूडेंट वाले में, अगर हम इसे अपने कंट्रोलर पे एंटर नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम यहीं से एक्सेप्शन थ्रो कर दे रहे हैं, तो इसे कौन, क्योंकि इसे कोई कैच करने वाला नहीं है। हमें क्या चाहिए था, एक अच्छा एपीआई क्या होना चाहिए था। फिर ये एरर थ्रो कर रहा है, एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो कोई ऐसा होना चाहिए था जो इसे कैच करे और अच्छे से स्ट्रक्चर वे में एक अच्छा इसका रिस्पॉन्स एपीआई क्रिएट करे, प्रॉपर स्टेटस कोड, मैसेज, बॉडी, हेडर अच्छे से इसको क्रिएट करे और देन क्लाइंट को भेजे, ताकि क्लाइंट को समझ आए कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इस केस में अगर मैं आईडी फेच करूं जो जिसकी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है, अच्छा इस केस में अगर मैं कोई आईडी भेजूं जिसकी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर मैं अपने पोस्टमैन पे आऊं और मैं कुछ आईडी फेच करूं जिसकी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है, इस केस में देखना मुझे काफी जेनरिक रिस्पॉन्स, डायरेक्ट एरर मिल जाएगा जो मुझे समझ में भी नहीं आएगा क्यों एरर क्यों कर रहा है ये। देखो, क्या मुझे एरर मिला, इंटरनल सर्वर एरर। ये तो इंटरनल सर्वर एरर नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, 78 रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे सर्वर में नहीं है, मेरे कोड में नहीं है। इसको एक अच्छा रिस्पॉन्स एपीआई क्या होना चाहिए था, मुझे कम्युनिकेट करे अच्छे से कि ये स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 99 फेच करूं तो 99 एग्जिस्ट करता है तो मुझे मिल गया, लेकिन वही अगर 9 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मुझे एस 9 भी एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल 95 एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो मुझे ऐसा काफी जेनरिक रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अभी समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, अच्छे से एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब कर भी रहे तो उसे कहाँ पे कर रहे हैं, कंट्रोलर पे कर रहे हैं, जो कंट्रोलर को बल्कि बनाता है। कंट्रोलर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं कि वो ऐसे एक्सेप्शन ऐसे एक्सेप्शन हैंडल करे। उसका काम है रिक्वेस्ट लेना, सर्विस को भेजना और जो भी आ रहा है उसको एज इट इज रिटर्न कर देना, एक्सेप्शनल हैंडलिंग नहीं करना। तो अब समझते हैं कि हमारा ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडलिंग कैसे यहाँ पे आता है और अब कैसे हेल्प करता है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं अपने यहाँ पे और समझते हैं कि ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या एक्चुअली। तो ये क्या होता है, इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग एरर सेपरेटली इनसाइड एवरी कंट्रोलर, अगर अगर हम अभी अपना करंट फ्लो देखें तो अगर मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है तो मैं कहाँ कर रही हूँ, कंट्रोलर में कर रही हूँ, एल सेफ कंडीशन लगा के कि अगर स्टूडेंट है तो ये रिटर्न कर दो, नहीं है तो ये रिटर्न कर दो, है ना। वो क्या बना रहा है, इट क्रिएट वन सेंट्रल स्पेस, वी क्रिएट वन सेंट्रल, तो समझ आया, कंट्रोलर का लॉजिक नहीं है, उसका टास्क नहीं है ये करना। तो हमें क्या करना है, ऐसा सेंट्रल प्लेस बनाना है जहां पे हम सारे एक्सेप्शन हैंडल करने का लॉजिक लिखें। अब कोड में कहीं पे भी कोई अगर एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है तो उसे स्प्रिंग कैच करे और किसको पास कर दे, हमारे उस सेंट्रल स्पेस को पास कर दे और वहां से एक जो सबसे ज्यादा जो सुइटेबल एक्सेप्शनल हैंडलिंग है जो उस एक्सेप्शन से मैच कर रही है वो हमें रिटर्न हो। हमारा आइडिया क्या है, अभी हम एक्सेप्शन काफी मैनुअली हैंडल कर रहे हैं और उसमें भी कैसे कर रहे हैं, कंट्रोलर में कर रहे हैं और अच्छे से कर भी नहीं रहे। तो बहुत सारे केसेस में जैसे वैलिडेशन में देखा, वहां पे हमें प्रॉपर मीनिंगफुल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा कोई सेंट्रल स्पेस बनाए, सेंट्रल क्लास बनाए जहां पे हम सारे एक्सेप्शंस लिस्ट कर दे कि अच्छा ठीक है, आपको रन टाइम एक्सेप्शन है तो ये चल जाए, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन है तो ये वाला एक्सेप्शन कैच हो जाए। तो हम चाहते हैं कि अगर पूरे फ्लो कहीं भी एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है तो उसको हमारा स्प्रिंग कैच डायरेक्ट रिटर्न ना कर दें, जेनरिक रिस्पॉन्स रिटर्न ना कर दें, इंस्टेड वो किसको पास करें, ये सेंट्रल एक्सेप्शनल हैंडलर पास करें और वहां पे जो सबसे सुइटेबल एक्सेप्शनल हैंडलिंग है वो रन हो और वो हमारे क्लाइंट को पास हो, है ना। तो इनसे कुछ चाहते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे अब फ्लो कैसा होगा हमारा, हम एक ऐसा एक स्पेस बनाएंगे, एक ऐसी क्लास बनाएंगे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर करके, और उस क्लास में हम क्या करेंगे, सारे एक्सेप्शंस लिखेंगे और देखते हैं कैसे अब फ्लो कैसा होगा। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो कंट्रोलर, कंट्रोलर सर्विस, और सर्विस अगर कोई एक्सेप्शन शुरू कर रही है तो वो किसके पास जाए, वो हमारे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर के पास जाए और वहां से ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर से कैच करें, उसको अच्छे से रिस्पॉन्स एपीआई बिल्ड करें और देन हमारा एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न हो। हम ऐसा फ्लो चाहते हैं। तो ये फ्लो कैसे बनाएंगे हम, तो इसको बनाने के लिए हम चलते हैं अपने कोड में और देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक क्लास बनानी होगी ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडलर करके, और इसको हम ऐसे बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे इसके लिए क्लास बनानी होगी
ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडल करके, तो इस अगर मैं यहाँ पे आते, सॉरी, तो यहाँ पे मुझे एक पैकेज बना लेना चाहिए ग्लोबल एक्सेप्शन करके, उसमें मैं सारे एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लॉजिक लिखूंगे। तो यहाँ पे मैं एक नया पैकेज बनाऊंगी एक्सेप्शन करके, एक एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैं अपना ग्लोबल एक्सेप्शन क्लास बनाऊंगी, नेम जावा ग्लोबल एक्सेप्शन क्लास, ग्लोबल, ग्लोबल जी शुड बी कैपिटल, ग्लोबल एक्सेप्शन क्लास लिख देते हैं, चाहे एक्सेप्शन हैंडलर लिख देते हैं, हैंडलर, ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है। यहाँ पे क्या होगा, अ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने सारे एक्सेप्शन क्लास मेथड्स लिखेंगे। उसको हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम एनोटेशन यूज करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एनोटेशन है वो हम यूज करते हैं @REST कंट्रोलर एडवाइस। ये क्या बताता है, ये बताता है, ये एनोटेशन क्या बताता है स्ट्रिंग, कि ये एक रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस क्लास है। एडवाइस कहने का मतलब है ये एक कॉमन एक्सेप्शन हैंडलर क्लास है, जिस कंट्रोलर के बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एक मेथड यूज कर सकते हैं। ये एक ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडलर क्लास है, जिसको कंट्रोलर एक्सेस कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो बस ये बताने का तरीका है कि ये एक एक्सेप्शनल क्लास है, एक्सेप्शनल हैंडलर क्लास है, ठीक। और हम बाकी यहाँ पे हैंडल कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने क्लास में यहाँ पे चलो स्टूडेंट सर्विस में, तो यहाँ पे क्या ये रिटर्न कर दे रहा है, स्टूडेंट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो मुझे थ्रो कर दे रहा है एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन करके रिटर्न कर दे रहा है, ठीक। और उसमें लिख दे रहा है कैन नॉट फाइंड स्टूडेंट। तो इसमें कैसे हैंडल करो, ये अभी अभी के करंट में क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट इसमें रिटर्न जा रहा है, हमारे फाइन को रिटर्न हो जा रहा है एज इट इज। काफी जेनरिक तरीके से इसे स्प्रिंग हैंडल कर रहा है 500 इंटरनल सर्वर करके, जो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एरर क्या बता रहा है। हमें क्या चाहिए कि थोड़ा अच्छे से हैंडल करके, इसमें कैसे करोगे, मुझे एक एंटिटी एक्सेप्शनल फाउंड मतलब एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल करना है, और मैं डायरेक्ट नहीं भेज कर मैं चाहती हूँ उसको प्रॉपर इसका रिस्पॉन्स एपीआई क्रिएट करूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन करके क्लास बनानी होगी, अपनी कस्टम क्लास, और वहां पे मैं इसे हैंडल करूंगी। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे करूंगी। अगर मुझे क्या बनाना है, एंटिटी नॉट फाउंड, इसका जो भी नाम है मैं एज इट इज कॉपी कर लेती हूँ, एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ऐसा कुछ नाम लिख देते हैं, एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने सर्विस क्लास में, तो एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और मेरा एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन है ना, सेम नेम है। हमें इसको, ठीक है, मैंने अपना करंट क्लास बना लिया, मैं यहाँ पे क्या एक्सटेंड करूंगी रन टाइम, रन टाइम एक्सेप्शन को क्योंकि हमें पता है जो हमारा रन टाइम एक्सेप्शन है ये हमारी पेरेंट क्लास होती है सारे एक्सेप्शन क्लास के, जो कि रन टाइम पे ऑकर होती है। तो ये भी जो हमारा एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, ये कब रन होगा, जब हम रन टाइम पे प्रॉब्लम करेंगे। कि अगर मैं फेच करने जाऊं कंपाइलर में, तो कंपाइलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब मैं फेच करने जाऊंगी तब, जब वो एक्चुअली रेपो में ढूंढने जाएगा और उसे नहीं मिलेगा तब ये रिटर्न कर रहे हैं। तो ये रन टाइम एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने इसके पेरेंट क्लास को रिटर्न कर लिया है। और मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगी, एक एंटिटी नॉट फाउंड का वो बनाऊंगी क्लास, और इसमें एक मैसेज लिख देती हूँ, स्ट्रिंग मैसेज, और इसको मैं क्या कर दूंगी, रिटर्न सुपर में पास कर दूंगी, सुपर मैसेज, ठीक है। बस इतना ही लिखूंगी। जो भी हम मैसेज डालेंगे वो हमारे किसके पास चली जाएगी, हमारे रन टाइम एक्सेप्शन के पास चली जाएगी। और जब एक्चुअल रन टाइम एक्सेप्शन अपर होगा, जो भी मैं मैसेज लिखी रहूंगी अपने क्लास में यहाँ पे, वो रिटर्न हो जाएगा। अगेन क्या ये इतना काम करेगा, तो नहीं। इसको हमें कहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्लासेस इसको कहीं कॉल नहीं कर रहे हैं, इसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा अपने ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडल क्लास में, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये एनोटेशन लिख रखी है, जो कि हमारे कंट्रोलर को बताती है कि कोई भी एक्सेप्शन, मतलब हमारे पूरे एप्लीकेशन को बताती है कि ये एक रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस है, मतलब एक एक्सेप्शनल हैंडल क्लास है। कोई भी एक्सेप्शन आए इस क्लास पे सेंड करो, इस ये क्लास कैच करेगी। तो अगर मुझे वहां पे जो एरर आ रहा है एंटिटी नॉट फाउंड वाला एक्सेप्शन मेरे सर्विस क्लास में, तो वो कहाँ भेजेगी, वो यहाँ भेजेगी। तो मुझे अपने एंटिटी नॉट फाउंड वाले क्लास को यहाँ पे लिखना पड़ेगा और इसका रिस्पॉन्स बिल्ड करना पड़ेगा। अभी तक तो हमने डायरेक्ट मैसेज रिटर्न कर रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर रिस्पॉन्स रिटर्न करूं मैं,
विथ प्रॉपर स्टेटस कोड। इसके लिए तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक एनोटेशन आता है एक्सेप्शन हैंडलर करके, एक्सेप्शन हैंडलर करके इसमें मैं अपने एंटिटी का नाम लिख देना, जो भी क्लास का मुझे वो बनाना है मेथड एक्सेप्शन एक्सेप्शन का, तो मुझे उसका रिफ्लेक्शन पास करना पड़ेगा। तो मुझे एंटिटी नॉट फाउंड का एक्सेप्शन पास करना पड़ेगा, एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन का क्लास मतलब रिफ्लेक्शन पास करना पड़ेगा। और इसको और यहाँ पे हम अपना एक्चुअल मेथड लिखेंगे जो कि हमारा क्या रिटर्न कर रहा होगा, एक पब्लिक मेथड होगा पब्लिक। एक हमें क्या रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स एंटिटी हमें रिटर्न कर रही होगी, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें अभी हम कुछ भी स्ट्रिंग सेंड कर सकते हैं, देखते हैं क्या भेजेंगे। और हम किसका मेथड बनाना चाहते हैं, एंटिटी एंटिटी मतलब कुछ भी मेथड का लिख सकते हैं। रिसोर्स नॉट फाउंड लिख के लिख देती हूँ, रिसोर्स नॉट फाउंड हैंडलर है ना, रिसोर्स नॉट फाउंड हैंडलर। ये रिसोर्स अगर कुछ नहीं मिल रहा तो वो चीजें हैंडल करेगा। और यहाँ पे क्या पास कर सकते हैं, कुछ नहीं, इसको बस यहाँ पे कैच कर लेगा। और मैं इसको कैसे रिटर्न कर सकती हूँ, इसका मैं एक प्रॉपर रिस्पॉन्स एंटिटी बना सकती हूँ, रिटर्न रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस कोड में क्या लिख सकती हूँ, 404 की नहीं मिला है, और मैं इसका बॉडी में क्या पास कर सकती हूँ, बॉडी में मैसेज लिख सकती हूँ। कोई भी जो भी मैसेज यहाँ पे हम पास करेंगे, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो भी मैं क्लास का लिखना चाह ओवरराइड कर रही हूँ, तो उसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरह से, एंटिटी एक्सेप्शन नॉट फाउंड, और इसका एक्सेप्शन को लिख देते हैं। और यहाँ पे मुझे जो भी EX का मैसेज है वो मुझे पास करना होगा। तो समझ आ रहा है कि कैसे काम किया मैंने। पहले तो मैं यहाँ पे एक क्या एरर रिटर्न कर रही हूँ, एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन करके। मुझे पहले इसे ओवर इसको कैच करना होगा। इसके लिए एक कस्टम मेथड बना सकती हूँ, मैंने बना लिया इसका कस्टम मेथड। और इसको मैं कहाँ पे रजिस्टर करवा रही हूँ, अपने रिस्क कंट्रोलर एडवाइस के अंदर करवा रही हूँ, क्योंकि जो भी एक्सेप्शन अकर होगी वो यहाँ पे आके हैंडल होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी। और इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो एक ये नोटेशन यूज करना पड़ता है एक्सेप्शनल हैंडल। ये बताता है कि ये मेथड एक एक्सेप्शनल हैंडलर है जो किसको हैंडल कर रहा है, इस कस्टम एरर को, एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है। उसका मुझे रिफ्लेक्शन पास किया मैंने। यहाँ पे क्या किया, रिस्पॉन्स एंटिटी मतलब ये रिटर्न टाइप लिखा मैंने, एक मेथड का नाम लिखा, और यहाँ पे क्या कर दिया, एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन और EX प्रोवाइड कर दिया। जो भी लिख रही हूँ उसको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, और अपना एक अच्छा रिस्पॉन्स एंटिटी मैंने बिल्ड कर दिया। और मैं इसे डायरेक्ट रिटर्न कर देती हूँ। जब भी वहां से एरर कैच होगा तो सबसे पहले स्प्रिंग यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे देखेगा कि इससे सबसे ज्यादा सुइटेबल मतलब जो ये एक्सेप्शनल हैंडलर से मतलब इसको कौन सबसे ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पा रहा है, कौन सा मेथड। इसमें बहुत सारे मेथड्स लिखे होंगे, हमारा जो ग्लोबल एक्सेप्शन होगा उसमें बहुत सारे मेथड्स लिखे होंगे। अभी तो ये रन एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन है जो कि काफी स्पेसिफिक है। हो सकता है मैं रन टाइम एक्सेप्शन को भी यहाँ पे ओवरराइड कर रही हूँ, रन टाइम। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैंने इसको ओवर कर दिया एक्सेप्शन हैंडलर मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको भी रजिस्टर कर लिया। यहाँ पे ये वाला मेथड कब रन होगा, अगर कहीं भी हमारे फ्लो में कोई रन टाइम एक्सेप्शन हैंडल हो रहा होगा तो कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सर्विस क्लास के लिए ये रन टाइम एक्सेप्शन है, अगर मैंने इसके लिए एंटिटी फाउंड एक्सेप्शन एक स्पेसिफिक कस्टम क्लास नहीं लिखी है, एक्सेप्शन हैंडलर क्लास नहीं लिखी है, उस केस में क्या होगा, ये अगर फॉर एग्जांपल ये वाली क्लास नहीं ली होती तो वो कौन हैंडल करता, फिर ये हमारा ये वाला मेथड हैंडल करता उसे, क्योंकि तो हमने कुछ ज्यादा स्पेसिफिक क्लास नहीं लिखी है, तो फिर वो नहीं चल के फिर ये वाली क्लास चल जाएगी। और फिर ये भी क्लास नहीं लिखी है तो सबसे जेनरिक क्लास जो कि हमारा एक्सेप्शन है, ये सबका पेरेंट होता है। सबका पेरेंट कहने का मतलब है हमारा एंटिटी नॉट फाउंड का पेरेंट कौन है, हमारा रन टाइम है, क्योंकि इसने रन टाइम को एक्सटेंड किया है, तो इसका पेरेंट है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ये वाला चल जाएगा, और ये भी प्रेजेंट नहीं है फिर ये वाला चलेगा, क्योंकि सब पेरेंट ऑफ बोथ द मतलब सारे क्लासेस का पेरेंट है। तो अगेन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारे रन टाइम एक्सेप्शन लिखे हैं तो सबसे जो ज्यादा स्पेसिफिक क्लास एक्सेप्शन होगा वो वाला रन होगा
जेनरिक वाला रन नहीं होता, ताकि हमें बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक रिप्लाई मिल सके। और अगेन यहाँ पे मैंने एक और एक्सेप्शनल हैंडल लिखा है, ये किसके लिए, मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन के लिए। ये तब हम करेंगे जब हमारा क्लास में, अगर हमारा जो वैलिडेशन है उसको क्या कर रहा है, डायरेक्ट हमारा स्प्रिंग बूट हैंडल कर रहा है और वो एक जेनरिक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दे रहा है 500 इंटरनल करके। लेकिन मैं वो नहीं चाहती, मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे बताए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे नेम में अगर मैं 2 लेटर का लिख दूँ तो मुझे बोले कि नेम मस्ट नॉट बी ब्लैंक, और यहाँ पे एक मैसेज भी दे मुझे, मैसेज कि नेम मस्ट बी, नेम मस्ट बी 3 कैरेक्टर, है ना, 3 कैरेक्टर से ज्यादा का होना चाहिए नेम। कुछ ऐसा मुझे रिस्पॉन्स मिले, ऐसा कुछ जेनरिक रिस्पॉन्स ना मिले, तो उस केस में अगर यहाँ से कोई एक्सेप्शन थ्रू होगा, अगर इस क्लास से वैलिडेशन एरर कुछ आएगा तो वो हमारे ग्लोबल एक्सेप्शन में जाएगा, तो ये मेथड उसे कैच करेगा। इसका नाम क्या है, मेथड आर्ग्यूमेंट नोट वैलिड एक्सेप्शन। ये वैलिड एक्सेप्शन के लिए ही है, वैलिडेशन वाले एरर को ये हैंडल करता है, ये वाला मेथड, है ना। और यहाँ पे मैंने वो लॉजिक लिखा है कि कैसे वो काम करेगा, और लास्ट में मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स एंटिटी मुझे रिटर्न हो जाएगी कि बैड रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने अच्छा रिक्वेस्ट नहीं भेजा है, और एरर, जो भी एरर रिटर्न हो रहा होगा वो एरर मुझे बॉडी में डाल के मुझे भेज देगा। तो लेट्स चेक ये काम कैसे करता है। तो इसको मुझे वापस से यहाँ पे आती हूँ और इसको रीरन करती हूँ। अब देखते हैं कि अब हमारा मेथड क्या, अब हमारा रिस्पॉन्स इसको कैसे हैंडल कर रहा है। मतलब स्प्रिंग, अगर कोई एरर एक्सेप्शन हैंडल होता है, फॉर एग्जांपल अभी क्या मुझे एरर मिल रहा है कि ये बैड रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने ईमेल नहीं पास करी, नेम पास नहीं किया, कुछ गंदा से। अगर मैं वापस इसको सेंड करूं तो अब देखना क्या मुझे एरर मिलता है, कैन नॉट फाइंड स्टूडेंट। मतलब पहली बात तो ये 95 स्टूडेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखो अब कितना प्रॉपर मिल रहा है, कैन नॉट फाइंड स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे चलूं लाइन पे, अब यहाँ पे मुझे क्या मिलता है ये देखते हैं। सो मैं, ठीक है, 99 मिल गया। अगर मैं कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर क्रिएट करना चाहती हूँ, क्रिएट करूँ और यहाँ पे मैं पोस्ट मेथड लिखते हैं और सेंड करूँ, तो देखो अब मुझे क्या मिलता है, वो देखो, नेम मस्ट बी मोर देन 3 कैरेक्टर, रोल नंबर मस्ट बी इतना, और ईमेल इज रिक्वायर्ड। तो दिख रहा है कि अब हम वैलिडेशन वाला एरर भी कितने अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और जब हमारा चाहिए पहले ग्लोबल एक्सेप्शन, अगर मैं सर्विस क्लास में आऊँ और हम जो पहले क्या भेज दे रहे थे, डायरेक्ट थ्रो कर दे रहे थे, जो कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या एरर आ रहा है, 500 इंटरनल एरर करके। अब मुझे प्रॉपर क्या मिल रहा है, कैन नॉट फाइंड स्टूडेंट। अगर मैं कुछ बैड रिक्वेस्ट भेजती हूँ, बैड रिक्वेस्ट मतलब जिसकी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको मैं और अच्छे तरीके से भी हैंडल कर सकती हूँ। कैन नॉट फाइंड स्टूडेंट विथ आईडी, विथ आईडी, और आईडी में लिख सकती हूँ जिसका आईडी क्या है, यहाँ पे प्लस जो भी मैं आईडी पास कर रही हूँ वो आईडी मुझे नहीं मिली है ना, ऐसा कुछ मैं भेज सकती हूँ। अगर मैं इसको करके दिखाऊं और वापस से यहाँ पे चलते हैं और इसको रीरन, सॉरी, यहाँ पे चले और इसे रीरन करते हैं। अब देखना थोड़ा और जेनरिक मिलेगा। तो इस तरह हम अपने बहुत सारे कस्टम मेथड्स बना सकते हैं और ऐसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट थ्रो ना करके और डायरेक्ट यूजर को ना सेंड करके, हम पहले ये ग्लोबल एक्सेप्शन क्लास में जाएगा और वहां पे हैंडल होगी। और मैं यहाँ पे आऊँ अपने पोस्टमैन पे, और यहाँ पे अगर मैं कुछ गेट करना चाहूँ जो एग्जिस्ट नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं 87 एग्जिस्ट फेच करना चाहूंगी और मैं इसको फेच करूंगी, तो देखना मुझे अब क्या एरर मिलेगा। देखो, कैन नॉट फाइंड स्टूडेंट विथ आईडी, जिसकी आईडी 87 है वो मुझे नहीं मिली। तो कितना, अब मुझे कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है कि मेरी एरर क्या आ रही है, अब मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अब मैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मुझे समझ आ गया कि ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है अब, है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरह से समझ आए कि ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग कहाँ यूज करते हैं। इसको लास्ट में अगर मैं इसको समरी दूं तो ऐसा होगा कि हम इसका एक पैकेज बनाएंगे, जहाँ पे हम सारे कस्टम क्लास लिखेंगे, कहाँ गया हमारा एक्सेप्शन क्लास, एक्सेप्शन क्लास। इसमें एक मेन ग्लोबल एक्सेप्शनल हैंडलर होगा जिसमें हम एनोटेशन क्या लगाएंगे, एक रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस करके, जो कि बताएगा हमारे क्लास, हमारे एप्लीकेशन को कि ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलर क्लास है, को जो भी एक्सेप्शन थ्रो होता है तो उसे यहाँ पे सेंड करो, यहाँ पे कैच होगा, उसको अच्छे से उसको हैंडल किया जाएगा। तो यहाँ पे कैच होगा। और अगेन हम अपने बहुत सारे कस्टम मेथड्स लिख सकते हैं, एंटिटी करके, रिसोर्स नोट फाउंड करके, अपने बहुत सारे मेथड लिख सकते हैं और यहाँ पे उसे इस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करना मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलर, और बता दो कि किसको हैंडल करना है, कौन से मेथड मेथड को हैंडल करना है, उसमें यहाँ पे पास कर लो और अपना अच्छे से रिस्पॉन्स एंटिटी बिल्ड कर लो। अगेन हम यहाँ पे बहुत सारे जेनरिक रिस्पॉन्स हैंडलर भी लिख सकते हैं, जैसे एक्सेप्शनल हैंडलर, एक्सेप्शन
कि रन टाइम एक्सेप्शन के लिए है और एक एक्सेप्शन, ये दोनों जेनरिक मेथड्स हैं। अगर हमने कुछ कस्टम मेथड्स नहीं लिख रखे हैं तो उस केस में हमें क्या होगा, हाँ, हमें क्या मिल जाएगा, ये इनमें से कुछ मिल जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं नहीं हैंडल करती तो मुझे क्या मिलना चाहिए था, अब देखना। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और इसको वापस से मैं सेंड करती हूँ, अगर मैं इसे भी बंद कर दूं तो अब देखते हैं कि अब क्या देना चाहिए इसे। अगर मैं इसको वापस से इसे रीरन करती हूँ, अब जाके देखते हैं अपने क्लास में, और वापस से मैं 83 को फेच करना चाहूंगी। देखो समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर आपने कुछ भी स्पेसिफिक हैंडल नहीं कर रखा है तो उस केस में क्या कौन सा रन हो जाएगा, जेनरिक वाला, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्शन क्लास है। ये सबसे ज्यादा जेनरिक क्लास होती है, कुछ भी एक्सेप्शन आता है ये वाली क्लास तो रन, अगर कुछ कोई हैंडल नहीं कर रहा तो ये क्लास तो चलेगी ही चलेगी, है ना। तो इस केस में फिर ये क्या होगा, लेकिन अगर हमने कुछ स्पेसिफिक मेथड्स लिख रखे होंगे तो फिर वो स्पेसिफिक वाले चलते हैं। तो समझ आ गया कि कैसे काम हो रहा है। आज के लिए इतना ही।